नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस प्लेटफॉर्म में। और आज का जो सेशन है ये सीयूटी पीजी जो 2026 में होने वाला एग्ज़ाम है उसके पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इस पूरे सेशन में मैं आपसे चर्चा करूंगा, सिलेबस के ऊपर बात करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल टॉक टू यू हाउ टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, और अगर आप बुक्स पढ़ने का इतना समय नहीं है तो उसका और रास्ता क्या हो सकता है, उन सब पे हम आज बात करेंगे आपसे। तो बने रहिएगा साथ में। ये सेशन में आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद द सिलेबस और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उनके बारे में भी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा, जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में, आपके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम बात करते हैं सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम की। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक चीज़ बता दूं मैं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। सीयूटी के अंदर जब सीयूटी का एग्जाम होता है तो जो मैक्सिमम एप्लीकेशंस होते हैं, हाईएस्ट एंड द मैक्सिमम एप्लीकेशन जो आते हैं वो पॉल साइंस के लिए आते हैं। तो एक चीज़ क्लियर है कि जो सीयूटी पीजी पॉल साइंस एग्जाम है उसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखें कि एक सीट के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अप्लाई करते हैं, खासकर जेएनयू के हिसाब से या डीयू के हिसाब से, तो आप पाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस के लिए हाईएस्ट है ये नंबर। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर यही है अगर हम बात करें तो सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस में एक तो कंपटीशन ज़्यादा है, सिलेबस भी ठीक ठाक है, छोटा सिलेबस नहीं है। बहुत सारे लोग जिनका ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में हुआ होता है उनके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं ये, लेकिन जिनका ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में नहीं हुआ है उनके लिए चीज़ें उतनी आसान नहीं होती है। तो उन्हें कहीं ना कहीं समय रहते चीज़ों के ऊपर काम करना आरंभ कर देना चाहिए। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है वो देश की इस यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा रहता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो अभी वेस्ट एशियन स्टडीज में नया कोर्स स्टार्ट हो गया है, उसकी तो मैं अभी नहीं कहूँगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपका पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस विद आईआर, आपका जो पीआईएस की बात करूँ मैं, या फिर आपका पीओएलएम की बात करूँ, ये तीन चार जो सेंटर हैं, तीन चार जो कोर्सेज हैं, ये सबसे बेस्ट कोर्सेज हैं इंडिया भर में। आप पीओएलएम में जाएंगे, ट्रिपल एस का सेंटर है जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट सेंटर है पॉलिटिकल साइंस को लेके। तो जेएनयू के लिए हर किसी का ड्रीम होता है कि अगर मास्टर्स करे तो जेएनयू से करे। तो 100% मैं कहूँगा आपकी पहली प्रायोरिटी जेएनयू ही होनी चाहिए, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी जेएनयू के हिसाब से ही होनी चाहिए, ना कि आप ये सोच के चलें कि चलो कहीं भी मिल जाएगा। अंत में तो कहीं भी ले ही लोगे, लेकिन तैयारी अपनी जेएनयू को आधार मान के करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सीयूटी की। तो सीयूटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट पेपर आपका होता है जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। पहले क्या होता था, आज से 2 साल पहले एक पार्ट ए होता था और फिर पार्ट बी होता था। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते थे, और पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होते थे जो कि आपके जनरल टेस्ट होता था, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, ये सारा आता था। लेकिन जेएनयू उस टाइम भी केवल पार्ट बी को ही कंसीडर करता था, वो कभी पार्ट ए को कंसीडर नहीं करता था। जेएनयू के अलावा सारी यूनिवर्सिटी जो है वो पार्ट ए को भी कंसीडर करके टोटल कट ऑफ बनाती थी 400 नंबर में से, लेकिन जेएनयू अपना 300 में से ही बनाता था। तो यहाँ 75 क्वेश्चन का आपका जो है वो पेपर है, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। अभी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स की बात नहीं करूंगा कि एक्स्ट्रा मार्क्स जेएनयू में कम मिलते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स पहले से दिमाग में डाल लेते हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्पेशली जो डिप्राइव डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें तो 6-7% मिल ही जाएंगे तो हम कम पढ़ लेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा माइंड लेकर आप चल रहे हैं तो हो सकता है कि आप पेपर में ही लैग कर बैठे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे अगर हम बात करें वेस्टर्न पॉलिटिकल जो फिलोसफी या थ्योरी है वो आती है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट आता है, आपका पॉलिटिकल थ्योरी आती है, बुक एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर का पार्ट होता है। करंट अफेयर में भी खास करके जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है या इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड है वो चीजें आती हैं। सिलेबस एक्चुअली में ये नहीं है, ये जस्ट एक आपको ब्रीफली बताया है कि मेजर पार्ट ये रहता है आपका इंडियन पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से भी क्वेश्चंस खूब सारे देखने को मिलेंगे आपको। आईपीटी से ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको सीयूटी पीजी हमें पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में। तो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली तैयारी करना कैसे। लेकिन ये ध्यान रखना 75 क्वेश्चन का पेपर है, 300 मार्क्स का होता है,
पार्ट ए अब खत्म हो चुका है, इसमें केवल 75 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं और पेपर का जो पैटर्न है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, सिलेबस सेम रहता है बट जो पेपर का पैटर्न है वो हर साल लगभग फ्लक्चुएट होता रहता है, या तो कभी बहुत इजी आ जाता है या मॉडरेट आता है, लेकिन बहुत टफ कभी नहीं आता है। तो आप ये सोच के मत चलिएगा कि बहुत टफ आएगा, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप यूपीएससी में भले ही आपका ऑप्शनल पीआईएसएम जो पीएसआईआर है और आप जेएनयू की तैयारी करें, हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जेएनयू कभी नहीं हुआ, यूपीएससी हो गया। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने ऑप्शनल कर लिया है तो मेरे लिए तो सब कुछ आसान है। प्लीज थोड़ा चीजों को देखिए, पीवाईक्यूज को देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉक लगाइए, तब आपको समझ आएगा कि पेपर निकल जाएगा। अदरवाइज मैक्सिमम जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में जेएनयू नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनको लगता है हमने यूपीएससी की तैयारी कर ली है तो ये कौन से खेत की मूली है, ये एग्जाम कौन से खेत का, मतलब कहाँ से डिफिकल्ट है। तो कहानी ये है कि कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की नीड नहीं है, सबसे ज्यादा कंपटीशन है और यहाँ पे वो लोग एग्जाम निकाल लेते हैं जो 2-2 महीना पढ़े होते हैं और वो नहीं निकाल पाते हैं, कभी-कभी जो 8-8 महीना से तैयारी कर रहे होते हैं केवल जेएनयू के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए कि लास्ट के सालों में पेपर के पैटर्न में क्या बदलाव आया है। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो केवल यूजीसी नेट उठा के बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि हम यूजीसी नेट की तैयारी कर लेंगे हमारा जेएनयू हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। यूजीसी नेट का एक्चुअली जो पैटर्न है वो पूरी तरह अलग है, इवन जो क्वेश्चंस का लेवल है यूजीसी नेट में वो भी काफी हाई होता है सीयूटी जो आपका पीजी है उसकी अपेक्षा। तो सीयूटी के एग्जाम को ना तो आप यूजीसी नेट से कंपेयर कर सकते हैं और ना ही आप यूपीएससी की तैयारी के आधार पे ये कह सकते हैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको यूजीसी की तैयारी हेल्प करेगी, आई कैन अंडरस्टैंड यूपीएससी की प्रिपरेशन, आपके ऑप्शनल की प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी तैयारी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही कंसाइज वे में चीजें पढ़नी होती हैं, बहुत ही लाइक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़नी है आपको, बहुत लंबी चौड़ी किताबें लेके नहीं बैठना है। खैर मैं किताबों की लिस्ट भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सारी किताबें खरीद ही लेनी है, पढ़ ही लेनी है, उसके भी दूसरे रास्ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो भी हम आगे के सेशंस में देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो सिलेबस का सबसे पहला पार्ट है वो आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी या हम नॉर्मली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी कहते हैं इसको। तो इसमें जो कुछ जैसे थिंकर्स हैं, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, होब्स है, यहाँ पे आपके सामने लॉक है, रूसो है, जेम्स मिल है, कार्ल मार्क्स है, ठीक है, और जॉन रॉल्स हैं, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। अब आपको लगता होगा यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का आता होगा, तो कभी एक तो इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इन्होंने अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग स्टेटमेंट्स जो अपने दिए हैं उस पर क्वेश्चन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके जो वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखे हैं, जो बुक्स हैं इनकी थ्योरीज लिखी हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपको इन्हें सभी को जितना बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके मान लीजिए कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आराम से यहाँ से आते हैं, ठीक है। कभी कभी ये नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कम भी हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल जो फिलोसफी है वहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अधिकतम 15 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं रहेगा। तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है और केवल ये नहीं है कि आपने विकिपीडिया पे गए और आपने गूगल किया कि एरिस्टोटल के बारे में 4 लाइनें बता दो, या फिर आप चैट जीपीटी पे गए वहां पे जाके एरिस्टोटल लिख दिया आपने, उसने 4 लाइनें बता दिया, 10 लाइनें आपको बता दी, कहानी खत्म। ऐसा नहीं होता। आपको इनके जो थ्योरीज हैं वो भी पढ़नी पड़ेंगी, इनके वर्क्स क्या हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने कई चीज़ों को क्रिटिसाइज भी किया है, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कवर करेंगे और पैरेलली आप इनको लेके फिर कहीं ना कहीं जो एमसीक्यू है, मॉक है, उन्हें जरूर लगाइए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम सेंटर में देखने को मिल सकता है मुझे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है आपका, ठीक है, 90 मिनट में आपका पूरा पेपर खत्म होना है। तो यहाँ जितना प्रैक्टिस आप पहले से कर लेंगे, मार्च या अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, ये सही समय है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज अ गुड टाइम, ठीक है। तो ये आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड है, तो ये थिंकर्स के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से पढ़ना ये भी अंत में बताऊंगा, अंत तक बने रहिए। फिर आपका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की बात करें जिसमें चाहे हम राजा राममोहन जो आपके राममोहन रॉय हैं उनकी बात करें, गांधी जी की बात करें, हम यहाँ पे अंबेडकर की बात कर लें, सावरकर की बात कर लें या कौटिल्य की बात कर लें। अब
आपके राम मोहन रॉय समाज सुधारक रहे अपने दौर के। अपार्ट फ्रॉम द गांधी जी की बात करें, गांधी जी ने भी काफ़ी सारे इनकी राइटिंग्स भी हैं और इनके थॉट्स भी हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए प्रॉपर। अम्बेडकर का तो काफ़ी सारा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ता है। सावरकर की बुक्स पे क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके बुक्स पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो जब हिंदुत्व से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो सावरकर से रिलेटेड ही होता है, या बुक्स भी इनकी कई एग्जाम्स में जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कौटिल्य आते हैं, तो कौटिल्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो इन्हें भी आपको डीप पढ़ना होगा। एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हो गया, वो सब नहीं चलेगा। देखो, एग्जाम क्रैक करना है देन यू शुड वर्क, ठीक है। चाहे WPT हो, IPT हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो, कुछ भी है, उसे प्रॉपर तरीके से आपको पहले कवर करना होगा। थ्योरी कम से कम पढ़नी होगी। थ्योरी पढ़ने के बाद आप प्रोसीड कर सकते हो कि चलो ठीक है थ्योरी हो गई, अब हम आगे बढ़ सकते हैं दूसरी चीजों पे, ठीक है। सो यहाँ पे IPT के अंदर आपको ये जो 5 नाम है इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। रेयरली होता है कि कभी किसी और नाम से कोई क्वेश्चन आ जाए, बाकी आता नहीं। इसके बाद आपका पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉल थ्योरी की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, सोवरेनिटी है, सिटीजनशिप एंड जेंडर है, डेमोक्रेसी पे क्वेश्चंस आते हैं, ह्यूमन राइट्स हो गए, स्टेट हो गया, कंटेम्प्रेरी इश्यू हो गए, फेमिनिज्म आइडियोलॉजी हो गया, इन पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो सिटीजनशिप वाला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के दौर में। तो कह सकते हैं कि देखो क्वेश्चन तो डेमोक्रेसी पे भी आते हैं, ह्यूमन राइट। अच्छा, इनमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली भी कनेक्ट होते हैं। अभी कई कंट्रीज को लेके क्वेश्चंस जो डेमोक्रेसी वगैरह के ऊपर जब चर्चाएं चलती हैं, रिसेंटली अभी जैसे देखेंगे आप नोबेल फॉर पीस जिनको दिया गया, डेमोक्रेसी की जो वकालत वो करती नहीं है। तो क्वेश्चंस जो है वो सबसे पहले तो आपको इनकी एक डीप इंफॉर्मेशन हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आप कहीं ना कहीं जो करंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको भी कनेक्ट करके अगर पढ़ लें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा एग्जाम क्रैक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका रिलीजन, लिबरलिज्म है, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है, ठीक है। इसके बाद आपका नेम है, सार्क है, यूएनओ है, आसियान है, EU है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। इवन कभी कभी नेटो से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं खास करके उनको कवर अप करना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यूएनओ है, ठीक है। चाहे अगर नॉर्मली बात करें 1945 में एस्टैब्लिश होता है, और 1945 से पहले एस्टैब्लिश होने से पहले आपको पता है कि क्या वर्ल्ड वॉर का क्या सिचुएशन था, उन सब के बारे में अगर आप ब्रीफली पढ़ लें, मैं नहीं कह रहा बहुत डीप पढ़ लें जाके, लेकिन कम से कम आपको उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन इनका एस्टैब्लिशमेंट से लेकर जो क्वेश्चन आते हैं वो इनके एस्टैब्लिशमेंट से लेके आ जाते हैं। जैसे आसियान कब एस्टैब्लिश हुआ, आपका सार्क है, सार्क का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है। नेटो है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। आपका यूरोपियन यूनियन है, इसका एग्जैक्टली जैसे आप देखेंगे 1993 है इसका, यूरोपियन यूनियन 1993 में बनता है, लेकिन इसका स्टार्टिंग 1957 में हो जाता है। तो द थिंग इज, लेकिन हम यूरोपियन यूनियन को कब से जानते हैं, इसको हम जानते हैं 1993 से। तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1995 में बना था, लेकिन ये काम पहले से कर रहा था, GATT करके था, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट, टैरिफ्स एंड ट्रीटी करके, गेट करके इसको हम जानते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिलेबस में NTA ने केवल ये 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं तो केवल यही पता है हमें, तो बाकी उसका हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, स्पेशली चाइना के साथ, इस पे क्वेश्चंस मोस्टली चाइना के साथ जो फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन पिछले सालों में नहीं आए हैं, लेकिन पढ़ना फिर भी है, ठीक है। पाकिस्तान और USA, तो पाकिस्तान USA को आपको पता है रिसेंटली टैरिफ्स के इशू, बार बार ऑपरेशंस, पाकिस्तान की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें अगर हम वहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअली रिलेशंस की बात तो करनी है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे करंट का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिकल साइंस के जो एग्जाम में। तो यहाँ पे टैरिफ से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक कहीं से भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। कोई भी टीचर ये कहता है कि नहीं जी इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब है तो केवल और केवल जो पुराने इनके खास करके जो समझौते हुए हैं केवल उन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे, जरूरी नहीं है। बगलिहार डैम का पानी रोक दिया उसी पे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट पे भी आ सकता है। उस डैम से रिलेटेड कौन सी ट्रीटी थी उस पे क्वेश्चन देंगे, दे सकते हैं, बड़ी बात नहीं है।
सो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं साथियों जिनके बारे में आपको मैं कहूँ कि विस्तार से थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डीप भी जाने की नहीं, लेकिन आपको बाकी चीजें पता होनी कंपलसरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही हमें पॉलिटिकल साइंस और आईआर को लेके एक फाउंडेशन कोर्स और एक क्रैश कोर्स दोनों स्टार्ट होंगे एग्जाम वर्ड पे, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो यूट्यूब पे कुछ दिन क्लासेस उनकी चलेंगी, आप देखिए, लेक्चर्स को देखिए, देन आप खुद से समझने की कोशिश करिए कि आपके लिए वो कितना फ्रूटफुल है, कितना हेल्पफुल है। तो हम यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट और जो पॉलिटिक्स है इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाला पूरा पार्ट आ जाता है। प्रीएम्बल्स की बात करें, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करें, आपके पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में चाहे वो आपका लोअर हाउस है, अपर हाउस है, कैसे काम करता है, चाहे वो स्पीकर की पोस्ट है, किसी की बात करें, हम कैबिनेट की बात करें, इसका हेड कौन है और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल रहता है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से केवल ये नहीं कि प्रेसिडेंट तक ही सीमित रहना, प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी इमरजेंसी पावर्स हैं, कब यूज करेंगी थी वो भी पता हो। फंडामेंटल राइट्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई, कौन से शेड्यूल में ये है, तो ये हमें पता होना चाहिए। डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स हो गए, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, रिसेंट अमेंडमेंट कब हुआ था, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते ही आता है लगभग, तो 42nd अमेंडमेंट भी पता होना चाहिए। गवर्नर है, गवर्नर के अपॉइंटमेंट से लेके उसके रिन्यूअल तक का आपको पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है, अब ऑथ कौन से आर्टिकल के थ्रू, डिसमिस कौन से आर्टिकल के थ्रू किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें किसको रिपोर्ट करते हैं, इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी या किससे रिक्वेस्ट करते हैं प्रेजेंट रूल लगाने की, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, सीएम होते हैं, उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, उनके स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, तो वो सारी चीजें, फेडरलिज्म की बात होती है यहाँ पे। पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पार्टी कब बनती है, रीजनल पार्टी कब बनती है, उनका क्राइटेरिया क्या है, वो आपको पढ़ना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे देश में अभी रजिस्टर्ड कितनी नेशनल पार्टीज हैं वो हमें पता होना चाहिए। रिसेंटली अगर कोई नेशनल पार्टीज रजिस्टर हुई है, कोई पार्टी नेशनल पार्टी के तौर पर रजिस्टर हुई है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जब आम आदमी पार्टी रजिस्टर हुई थी तो उसके अगले साल वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था नेशनल पार्टी वाला, ठीक है, कि रिसेंटली कौन कौन सी पार्टियों को हटा दिया गया, ये नहीं पूछा था कि कौन कौन सी पार्टियों को बना दिया गया नेशनल पार्टी, उस टाइम कुछ पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म किया गया था, तो वो भी आया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इलेक्शंस के ऊपर अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है, इसके अलावा आपको पता है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा था बिहार में, अभी रिसेंटली 12 अदर स्टेट्स में और अनाउंस किया है कि एसआईआर होगा, वोटर लिस्ट को वापस से रिवाइज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्शन से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है इलेक्शन कमीशन का है। चाहे उसके फाउंडेशन की बात करें कि उसको कब स्टैब्लिश किया गया, कैसे स्टैब्लिश किया गया, कौन से आर्टिकल के थ्रू से स्टैब्लिश किया गया था, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट में आपके जो चाहे वो पंचायत की बात करें या हम नगर पालिकाओं की बात करें, जिनकी बात कर लें, तो लोकल गवर्नमेंट को लेके जुडिशरी की बात करें, ठीक है, जुडिशरी में जो फ्रीडम है या फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, ये हम सब कहाँ से लेके आए, उन पे भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे गवर्नेंस की बात करें तो इन सब पे, तो यहाँ पे कभी कभी आपको जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या नए जो रूल्स लेके आती है गवर्नमेंट, उनके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। तो केवल ये नहीं कि आपने केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया और आपका हो गया, नहीं भाई, इसके अलावा भी बाकी चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा में पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, जेएनयू अगर पहुंचना है तो थोड़ा सा एफर्ट तो मारना पड़ेगा। अब कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्टोरल सिस्टम है, अप्रोचेज की बात करें, मॉडल्स की बात करें, एंड द टाइप्स ऑफ रिजीम्स जो हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं और हर साल आते भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बनते पिछले साल नहीं आया, 1 साल पहले नहीं आया, 2 साल पहले नहीं आया तो इस साल नहीं आएगा, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं होता है बाय द वे। ठीक है, सो आई होप आपको सेशन समझ आ रहा होगा, मेरी बातें समझ आ रही होंगी, और अगर कहीं भी मन में सवाल शंका अगर आपके रह जाए तो बेझिझक व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेफिक्र होकर आप बैच ज्वाइन करिए मत करिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है।
लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ शेयर विद अस। एंड अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा साथियों के साथ, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल पाए। अब यहाँ पे आपका पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया में है, तो मॉडल्स हो गया आपका, प्रोसेस हो गया आपका, टाइप्स हो गए, इस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपका जो जनरल इश्यूज है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में, ग्लोबल जस्टिस है आपका, नेशनलिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, इस पे क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज में जैसे जो सीओपी मीटिंग होती है, सीओपी 28 हो, 29 हो, इन पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर कोई ट्रीटीज हुई हैं आपस में कंट्रीज के बीच में, उस पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल सी चीज़ है कि ग्लोबल इशू है, ये बहुत बड़ा ग्लोबल इशू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसके ऊपर हर साल हर महीने कहीं ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंट्री आपस में ट्रीटीज कर रही है, कार्बन के जो उत्सर्जन है उसको कैसे कम किया जाए, उस पर बातें हो रही हैं। वो कितना आ रहा है वो सबको पता है। ठीक है, कार्बन के उत्सर्जन पे बातें करने वाले लोग उस चार्टर पेन में बैठ के जाते हैं, जो उतना कार्बन उत्सर्जित कर देता है जितना एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाता है। तो द थिंग इज कि हिपोक्रेसी है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का मतलब हिपोक्रेसी होता है। लेकिन ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे बातें हो रही हैं, बातें होते होते क्या पता कभी बदलाव आ जाए। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको बता देता हूँ। ये पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी पर्सनल चॉइस है, आप चाहें तो एग्जाम बोर्ड से क्लास लेके नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें खुद से तैयारी करनी है, तो खुद से तैयारी करने के लिए आपको पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बाय ओपी गाबा जो है वो बुक आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी फेमस बुक है। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो राजीव भार्गव का पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक्स टू मॉडर्न टाइम्स बाय शेफाली झा, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स बाय सुब्रता मुखर्जी जो है एंड सुशीला रामास्वामी, ये बुक भी आप बेटर बुक है, ये काफ़ी बेटर बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग जो है ओपी गाबा को ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कौन सी बुक प्रेफर करते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर यहाँ पे और बुक्स हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को लेके, तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो जेसी जौहरी है उनकी है, इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड्रयू हेवुड का काफ़ी अच्छा बुक है। आप बैली स्मिथ की बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी बुक हो जाती है। मैंने सिविल्स की तैयारी स्टार्ट की तो उस टाइम एंट्रेंस के तैयारी में खरीद ली थी जोश में, लेकिन वो इतनी भारी लगती है कि ऑनेस्टली बता रहा हूँ मन नहीं करता पढ़ने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप चाहें तो बैली स्मिथ को स्किप कर सकते हैं, सब टू यू। ठीक है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो मुखर्जी का बुक है, ओपी गाबा का भी आता है इसमें, आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। इसका विकीपीडिया को भी आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह रहेगी आप इग्नू के नोट्स को अगर प्रेफर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इग्नू के नोट्स जो है काफ़ी रिलेवेंट हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं और कंटेंट भी काफ़ी सही तरीके से दिया हुआ है, तो आप इग्नू के नोट्स को अगर प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके लिए आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बाय एम लक्ष्मीकांत, तो ये तो एम लक्ष्मीकांत हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने पढ़ी ही होगी, और जो पॉलिटिकल साइंस से एग्जाम देता है लगभग लोगों का कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि यूपीएससी वगैरह का तैयारी किया हुआ होता है। तो इतना एम लक्ष्मीकांत मुझे नहीं लगता कि शायद आप में से किसी ने ना पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेता हूँ। जो एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, एमए पॉल साइंस एंड आईआर, अगर इसकी हम चर्चा करें आपसे, तो इस एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो आपके पास इस 4 महीने 5 महीने जो बचे हुए हैं, नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास 4 महीने का समय बचा हुआ है, और इस 4 महीने में आप कितना बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं ये डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग पे। ठीक है, मैंने बुक्स बता दी, मैंने आपको सिलेबस बता दिया, मैं आपको यहाँ पे कल को 1 महीने लगातार लेक्चर भी दे दूंगा, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर एक तरीका जो होता है तैयारी करने का वो होता है कि आप कितना बेहतर प्लानिंग और एक कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ रहे हो। मेरा मानना है कि अगर आप 3 महीने डेली 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा दे देते हो अगर एमए पॉलिटिकल साइंस की तैयारी को, अगर आपका बैकग्राउंड है तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर बैकग्राउंड नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। सबसे हाईएस्ट कंपटीशन वाला एग्जाम है, लेकिन अगर आप जेएनयू पहुंच जाते हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बेस्ट प्रोफेसर से पढ़ने को मिलेगा। पहली चीज बेस्ट प्रोफेसर से, बेस्ट लाइब्रेरी है आपके पास पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और रिसर्च में जाना है तो एकदम बेस्ट जगह है जेएनयू रिसर्च में जाने के लिए। ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर सकते हैं आप, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है।
तो आप यूनिवर्सिटीज आपके पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपकी बकेट लिस्ट में जेएनयू के अलावा और कौन सी हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप जेएनयू यूएच को रखें, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को रखें, तैयारी करें टारगेट पे रख के कि आपको जेएनयू पहुंचना है। मुझे पता है कि सभी का जेएनयू नहीं हो सकता है, 99% लोगों का जेएनयू नहीं होगा क्योंकि सीट्स नहीं है। बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना बेस्ट देने में क्या जाता है। सो स्टार्ट नाउ, इंतजार मत करिए कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई ईश्वर नहीं आएगा आपको मदद करने के लिए। खुद से पढ़ना है, खुद हार्डवर्क करना होगा, खुद कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं लोग, क्लासेस आपको प्रोवाइड करा सकते हैं लोग, थोड़ा बहुत पैसा देके आप पेड क्लासेस भी कहीं से पढ़ लेंगे, एग्जाम वर्ड से पढ़े, कहीं से पढ़े, इट्स अप टू यू। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ना आपको, वहां पे कोई नहीं आएगा, एग्जाम हॉल में कोई नहीं आएगा मदद करने, आपके ब्रेन में कोई दूसरा ब्रेन नहीं आएगा जो आके आपके अंदर अचानक से एक हार्मोनल चेंज करेगा, आपको सब कुछ याद होने लगेगा, आपको ब्रेन एकदम बिजली से भी ज्यादा तेज गति से दौड़ने लगेगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल। आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरी कोई बात आपको खराब लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन एग्जाम की तैयारी सीरियस होकर करिए। 4 महीने हर दिन का एक टास्क होना चाहिए। हर दिन ये सोच के चलिए कि मैं जेएनयू के बहुत पास पहुंच रहा हूँ, हर दिन मैं अपनी मंजिल के पास पहुंच रहा हूँ, हर दिन मैं 4 चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, 2 चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, एक भी चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, बट आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने दिन में पढ़ाई की, मैंने दिन में अपना अच्छा दिया है, अपना बेस्ट दिया है अपनी एजुकेशन को। ट्रस्ट में सिलेक्शन होना बहुत छोटी सी बात है। यू आर फ्रॉम DU, यू आर फ्रॉम BHU, यू आर फ्रॉम हैदराबाद, यू आर फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, एनीवेयर, कहीं से भी हैं आप, बट अभी भी मास्टर्स अगर आपको करना है, जेएनयू इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। ट्रस्ट मी, एक बार वहां जब एडमिशन होगा देन यू विल रियलाइज कि आपने क्या पाया है। सो ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड आपके लेक्चर सीरीज में लेके आ रहा हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस सेंटर्स एग्जाम के लिए, तो बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जो है वो एग्जाम वर्ड ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो आपको मिल जाएगा। और आप में से बहुत सारे आपके सीनियर्स एग्जाम वर्ड से पढ़ के जेएनयू पहुंचे, BHU पहुंचे, जामिया पहुंचे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी गए हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, पैन इंडिया। सो कहीं ना कहीं एग्जाम वर्ड का वो एक गोल्डन एरा रहा जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को हेल्प किया, उनके सिलेक्शन भी हो। तो लेट्स स्टार्ट नाउ विद एग्जाम वर्ड और एनी अदर प्लेटफॉर्म, व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो again, all the best. See you next session. Don't forget to like, share and subscribe the exam world. Don't forget to join our Telegram channel. And if you have any issue, then you can prefer this WhatsApp number also for any help related to exam preparation, related to the pattern, related to any doubt, whatever, like related to books, syllabus, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, घर वाले घर नहीं छोड़ने दे, whatever. ठीक है, so मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।